Hello students, today we are going to study S block elements. S block elements includes two groups, that is group number 1 which is known as alkali metals and group number 2 alkaline earth metals. तो जो alkali और alkaline earth metals होते हैं इनको हम ग्रुप S block elements बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना उसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप जो है एक है सेकेंड ग्रुप. जो एल्कली मेटल्स है फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको वो होते हैं जो हाइड्रोजन है वो तो ऊपर रखा जाता है. तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, लीना ने की रब से फरियाद. ओके, ऐसे करके लर्न कर सकते हैं. फिर इसका हम याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ऐसे करके लर्न कर सकते हैं इनको. ठीक है, कैसे कैसे इनके नाम क्या क्या हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे हम. हमें पता है जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं. दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स. And group number 2 elements are known as alkaline earth metals. ये पर्टिकुलर नाम होते हैं इनके. तो जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके हमने सबने नेम्स देख लिए हैं. हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो ग्रुप नंबर 1 के अंदर आते हैं ना उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स बोला जाता है. हाइड्रोजन को जस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके ऊपर रखा गया है. ये ग्रुप नंबर 1 का इनके साथ मेंबर नहीं बोल सकते हम. तो हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली थी. अभी हम हाइड्रोजन को छोड़ के जो और फर्स्ट ग्रुप में बचे हैं उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इन वाले एलिमेंट्स की, हमें ये वाला ग्रुप पढ़ना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1. तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1. ओके, लिथियम के लिए हो जाएगी. लिथियम जो होता है, हम ना दो टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ सकते हैं. एक और चीज़ माइंड में आप लोग रख सकते हैं क्या कि ये जो फर्स्ट, अगर मैं पीरियड नंबर इनके अकॉर्डिंग लिखने लगूँ ना तो पीरियड नंबर हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से शुरू करके. जो सेकंड पीरियड है उसमें लिथियम आता है, थर्ड में सोडियम आता है, फोर्थ में पोटेशियम आता है, फिफ्थ में रुबिडियम आता है, सिक्स्थ में सीजियम आता है और सेवन्थ में आता है फ्रेंशियम. तो ये ऐसे करके आप पीरियड नंबर भी लर्न कर सकते हैं. तो अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी एलिमेंट, फिर यहाँ पे लिखूँगी मैं एटॉमिक नंबर. इसके बाद मैं लिखूँगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना हम 2 टाइप से लिख सकते हैं. एक तो हम 1s 2s 2p जो हमारा डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. एक हम नियरेस्ट नोबल गैस की लिख के और बाकी जो भी बचेंगे वो हम अलग से लिख सकते हैं. तो हम ना दोनों टाइप की देखेंगे यहाँ पे. तो ना दोनों टाइप की देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले जो लिथियम होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है. ठीक है, लिथियम के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s1 लिख सकते हैं. या फिर क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इसकी नियरेस्ट नोबल गैस होती है हीलियम जो इससे पहले होती है, और फिर 2s1. देखिए तो ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2 है, 2s1 हो गया. फिर सेकंड हम लिखते हैं सोडियम के लिए. सेकंड है एलिमेंट सोडियम. सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11. 11 के लिए हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1. और इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है? सोडियम के नियोन होती है. जस्ट इससे जो पहले जो एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 10 वो नियोन का होता है. तो नियोन और लिख सकते हैं फिर 3s1. नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3s में दिखा दिया यहाँ पे. फिर है पोटेशियम. जो पोटेशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19. 19 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. ठीक है, या फिर हम अगर इसकी नियरेस्ट नोबल गैस जो पोटेशियम की होती है वो होती है आर्गन. आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है.
आर्गन हो गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4s1। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हम किसका देखेंगे, रुबिडियम का देखेंगे। जो रुबिडियम होता है दैट इज़ Rb, उसका एटॉमिक नंबर होता है 37। इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2 से लेके ये कहाँ तक होती है 5s1 तक होती है। ठीक है, बीच में आप लोग ये फिल कर लीजिएगा, ये भी एनर्जी लेवल डायग्राम होता है इसके अकॉर्डिंग। या फिर इसके नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है वो होती है क्रिप्टॉन 5s1 इसकी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। फिर है सीजियम Cs। सीजियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 55 होता है। इसके बाद क्रिप्टॉन के बाद कौन सी गैस आती है, जेनॉन आती है ना, तो जेनॉन लिख दीजिएगा और 6s1 लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट कौन से आता है, फ्रेंशियम आता है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती फ्रेंशियम की। ठीक है, Fr इज़ फ्रेंशियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 87 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज़ Rn7s1। ओके, तो ऐसे करके इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ना क्या इनको सबसे पहले ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप नंबर 1 कैसे कॉरिस्पॉन्ड करती है, S1 ऐसे करके कॉरिस्पॉन्ड करती है ये। फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसके सबसे जो कोई भी पीरियड शुरू होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से और ख़त्म होता है नोबल गैसेस पे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर है इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो एल्कली वर्ड है ना, एल्कली वर्ड इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड, एक अरेबिक वर्ड से इसको लिया गया है जिसका मतलब होता है वर्ड एल्क्यूली। इसका मतलब होता है ashes of plants from which certain compounds of the element sodium and potassium were initially isolated। मतलब जो प्लांट्स थे ना उनकी राख से लिए गए थे ये कंपाउंड्स। कौन कौन से लिए गए थे, सोडियम लिए गए थे, पोटेशियम लिए गए थे। तो इनिशियली उनको आइसोलेट कहाँ से, जो प्लांट्स होते हैं उसकी राख से किया गया था। तो इसीलिए उस टाइम इनका नाम क्या रख दिया गया, एल्कली मेटल्स रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लांट एशेज contained sodium and potassium, that's why we call them alkali metals। ये बात हो गई इनका नाम क्यों होता है एच ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है ना वैलेंस शेल के अंदर, वो कौन से शेल के अंदर आता है, एस वाली शेल के अंदर आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें चेकआउट करनी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है उसकी एटॉमिक रेडियाई। आप लोगों को ये ना पता ही होगा पहले ही, ये जो एटॉमिक रेडियस होती है अगर अलोंग ए पीरियड देखते हैं हम तो पीरियड वाइज तो डिक्रीज़ करती है। इसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो हमेशा चाहे किसी की देख लो, अगर हम एक पीरियड में आगे जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है। तो आप लोग खुद ही सोचिए, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी पीरियड का, तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो मैक्सिमम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दे हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। दे हैव, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं they have maximum value of atomic radii, particularly metallic radii, because these elements are metals in their respective periods and these values further increase down the group। लेकिन होता क्या है, अगर हम लास्ट मेंबर देखें ना पीरियड का, जो कि नोबल गैसेस होती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है एटॉमिक रेडियस की, लेकिन वो एटॉमिक रेडियस कौन सी होती है, वैन डर वाल्स रेडियस होती है। ठीक है, तो वो एटॉमिक रेडियस या फिर मेटेलिक रेडियस नहीं होती जैसे कि एल्कली मेटल्स में हम बात करते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉपर नहीं होगा कि अगर हम उन वैल्यूज़ को नोबल गैस के जो एटॉमिक रेडियस है उसको कंपैरिजन करें अगर एल्कली मेटल्स की रेडियस से। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, या फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा तब भी।
तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, हमें पता है पीरियड वाइज क्या होता है। अगर हम पीरियड में जाते हैं, अलोंग अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेज, ओके। क्योंकि अब देखो यहाँ पे अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हर एक यहाँ तो आएगी नोबल गैस, और यहाँ पे जो बाद में कॉन्फ़िगरेशन आती है वो NS1 कॉन्फ़िगरेशन आती है। सोडियम का ही एग्जांपल ले लो, एटॉमिक नंबर होता है 11, अगर वो यहाँ से 281 होता है, अगर वो यहाँ से Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, 28 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जल्दी से लूज़ होना ही चाहता है, जल्दी से लूज़ होना ही चाहता है। और बीच में देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अगर मैं ना इसका Na का सिंपल बनाना चाहूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बाय द वे किस जैसी हो गई है, नियॉन जैसी हो गई है। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड जो हमारी थर्ड शेल है उसके अंदर आएगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस तक न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव फोर्स होता है या फिर न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, इस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर नहीं पहुंचेगा तो इसको अपनी तरफ यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करके इसका साइज छोटा नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो बीच में इतने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बीच वाली शेल के अंदर, तो यहाँ इसका इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के मिनिमम है, इसीलिए जो साइज है वो ज़्यादा है। एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो गई पीरियड वाली। सेकेंड वाली जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्लेनेशन है डाउन द ग्रुप, वो हम शील्डिंग इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ना यहाँ से डाउन द ग्रुप वाली बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड in addition to this, magnitude of screening effect also increases, which decreases the attraction between the valence s electron with the nucleus of the atom। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम से लेके जो भी लास्ट एलिमेंट है जो कि फ्रेंशियम है हमारा, लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेल्स ऐड होती जाती हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेल ऐड होंगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अब ये देखिए आप लोग, ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है ना, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम लग पा रहा है, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन की शेल आ गई है। इलेक्ट्रॉन की जो शेल है ये एक स्क्रीन का काम करते हैं, और इसी इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कम न्यूक्लियस का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों, क्योंकि बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेल्स आ जाती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की शेल्स एक शील्ड का काम करती है या फिर स्क्रीन का काम करती है, और न्यूक्लियस के फोर्स को लास्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस का फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं लग पाता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। डाउन द ग्रुप वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की नई नई शेल्स ही ऐड होती जाएंगी। वहाँ पे नई नई इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी शेल्स ऐड हो जाएंगी, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या बढ़ जाता है, एटम का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स अगर आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे उस टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही। जो बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।